हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि के फीचर्स, प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज की स्टडी करेंगे। ये वीडियो जो खास तौर से क्लास 12th इकोनॉमिक्स की बुक के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं आईएएस, आरएएस या दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स, उसमें भी इसके बहुत सारे डेटा पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का हम प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये समझना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यानी यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, ये हमें समझना होगा। तभी हम आगे इसकी पॉलिसीज, इसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जान पाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्यों है एग्रीकल्चर हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, आइए समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो हम पॉइंट पढ़ सकते हैं वो आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। यानी जो पहला पॉइंट आता है एग्रीकल्चर का महत्व बताने वाला हमारे लिए, वो है कि इसका जो जीडीपी या जो नेशनल इनकम होती है हमारी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम और जीडीपी, इसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं एक चीज ये बात बता दूं पहले ही आपको कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में या नेशनल इनकम में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन डे बाय डे जो है, ये जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ये कम होता जा रहा है। मतलब एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। यानी it is declining day by day due to faster development of secondary and tertiary sector. एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसलिए कम होता जा रहा है बिकॉज जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्सरी सेक्टर है वो ज़्यादा तेज गति से डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रहा है, और एग्रीकल्चर का जो है कंपैरेटिवली कम गति से या धीमी गति से विकास हो पा रहा है। तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर उससे आगे निकल चुके हैं कंट्रीब्यूशन को लेके। जैसे अगर मैं आपको डाटा एक बताऊं कि 1950 में 1950-51 1950-51 में देखें तो इंडिया की जीडीपी या नेशनल इनकम का जो है वो 51% जो हिस्सा है, जो शेयर है, वो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर कमा के देता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इंडिया की जीडीपी जो है, अगर इंडिया की माने जीडीपी 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपया है, तो उसमें से जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर या मान लीजिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है वो 51 रुपये से ज्यादा कमा के देता था। यानी मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा जो जीडीपी है वो अकेला प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर कमा के दे रहा था। दूसरा अगर नया डाटा देखें तो 2018-19 में एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में हिस्सा है कम होते होते 14.4 रह गया। यानी अगर एट प्रेजेंट की कंडीशन को देखें तो जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 14.4 है। यानी 100 रुपये में से केवल 14.4 या मान लीजिए 14 रुपये ही जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर हमको कमा के दे रहा है। दूसरा महत्व इंपोर्टेंस का पॉइंट आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी जो एग्रीकल्चर है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार देता है। कैसे, देखिए, मोर देन 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। यानी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है हमारे देश की, जो वर्किंग पॉपुलेशन है यानी काम धंधा करने वाले लोग जो हैं, वो 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर या उससे संबंधित एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आप प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी ले सकते हो। लाइट एक्टिविटी के अंदर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और पोल्ट्री फार्म वगैरह, ये सब कुछ आप माइनिंग वगैरह ले सकते हो। देन तीसरा पॉइंट आता है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। यानी जो इंडस्ट्रियल गुड्स होती है, जो उद्योगों में जो वस्तुएं प्रोड्यूस होती है, उसकी भी डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर ट्रैक्टर काम में आते हैं, मशीनरी, टूल्स वगैरह, ट्यूब वेल्स, इरिगेशन का सामान, इक्विपमेंट, सब पेस्टिसाइड्स वगैरह काम में आते हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ बनते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो इन चीज़ों की डिमांड करता है, और इस डिमांड को पूरा कौन करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स। यानी इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड करने वाला एक बहुत बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देन आता है फोर्थ पॉइंट आपका
कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब विदेशी व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या इसका कंट्रीब्यूशन वो पढ़ते हैं एग्रीकल्चर का। देखिए इसमें देखिए आप, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। इंडिया एक्सपोर्ट्स टी, जूट, कैश्यूज, टोबैको, कॉफी एंड स्पाइसेस एक्सेट्रा टू अब्रॉड। मतलब एग्रीकल्चर जो सेक्टर या जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, जो कृषि की वस्तुएं हैं, इनका इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सपोर्ट्स में भी जो निर्यात होता है हमारे देश से, जो हम बेचते हैं विदेशों को, एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया से टी, जूट, कैश्यूज, टोबैको, कॉफी, स्पाइसेस और दूसरे सामान जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं विदेशों को। और ये सब के सब सामान हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होते हैं। दे आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर गुड्स। तो एक्सपोर्ट्स में भी काफी अच्छा पैसा कमा के देता है ये। कैसे? देखिए आप 2018-19 के देखें अगर हम, तो जितने भी हमने एक्सपोर्ट से पैसा कमाया था, विदेशों को निर्यात करके जो पैसा कमाया था, उसमें 11.76 लगभग 12% जो हिस्सा है हमने कृषि के प्रोडक्ट से कमाया था एक्सपोर्ट करके। दूसरी ओर एक्सपोर्ट हमने कृषि के प्रोडक्ट को किया, तो हमको काफी फॉरेन एक्सचेंज, यानी कृषि के प्रोडक्ट से हमने काफी फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्राएं, डॉलर, पाउंड भी कमाए हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर आता है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल या कच्चा माल कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारी वस्तुएं बनती है, लेकिन वस्तुएं बनाने के लिए रॉ मटेरियल या कच्चा माल चाहिए। ये कच्चा माल कहाँ से आएगा? ये जो कच्चा माल है, ये सारा का सारा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। जैसे अगर रॉ मटेरियल की बात करें, तो शुगर कैन, जूट, कॉटन, इंडिगो एंड मैनी रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही प्रोड्यूस होते हैं, जो सप्लाई किए जाते हैं इंडस्ट्रीज को। यानी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, फिर आता है सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। देखो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो फूड ग्रेन, यानी जो अनाज होता है, धान होता है, उसकी सप्लाई करने का सोर्स है। यानी जो गेहूं, चावल, दाल वगैरह जो भी होते हैं अनाज, जो हम लोग खाते हैं, वो सब के सब हमें जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या है, तो उसके उसको पेट भरने में, उसका पेट भराने में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। बिकॉज ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो जो ग्रेन्स की नीड होती है, जो अनाज, गेहूं, चावल, दाल वगैरह जो नीड्स होती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरी करता है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को ये पेट भर के संभालता है। और दूसरी बात मैं दोस्तों बताऊं आपको, जो फूड ग्रेन जो अनाज है, उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। यानी हमें जितना फूड ग्रेन चाहिए, गेहूं चावल चाहिए, वो हमारे देश में ही प्रोड्यूस हो जाता है। हमें विदेशों से इंपोर्ट करना या खरीदना नहीं पड़ता। वी हैव बिकम सेल्फ रिलायबल। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं इसके अंदर हम। और उल्टा हम कुछ देशों को तो हम खुद भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, बचा कुछ हमारा जो सामान होता है, और हम एक बहुत बड़ा बफर स्टॉक भी मेंटेन कर पाते हैं। देन आता है आपके एग्रेरियन रिफॉर्म्स आते हैं। अ, अगले जो मेरा वीडियो आएगा, इसमें मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि क्षेत्र में क्या जो सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, वो बढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। उसमें थोड़ा समरी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको ऐसे ही थोड़ा बहुत याद हो जाए। इन रिफॉर्म्स को 3 भागों में बांट सकते हैं: टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। तो अगर टेक्निकल रिफॉर्म की बात करें, तकनीकी सुधार की बात करें, तकनीकी सुधार की बात करें, तो इसमें क्या क्या आता है? यूज ऑफ HYV शीट्स। जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं, मैं नाम लिख देता हूँ। HYV शीट्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी शीट्स। ये उन्नत किस्म के बीज होते हैं जो ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो है अब इन बीजों का प्रयोग होने लग गया है। इसका रीजन मैं बताऊं आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन था, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो मैं आपको आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। अभी केवल आप ये समझ लो, इंडिया में 1966
और 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति हुई थी। और ये किसने किया था? डॉक्टर स्वामीनाथन, प्रोफेसर स्वामीनाथन के प्रयासों से हो पाया था, प्रोफेसर स्वामीनाथन। तो 1966-67 में प्रोफेसर स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति कराने में मदद की, जिससे काफ़ी टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा इनका कि ये उन्नत किस्म के बीज जो है HYV शीट्स का यूज़ बढ़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ा, जिससे कीड़े मकोड़े जो हैं वो फसलों को नष्ट नहीं कर पाते थे और या कम उसका असर पड़ता था। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ा। और साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक कृषि विधियां, पहले तो ऑर्डिनरी या असामान्य या ओल्ड टेक्निक से एग्रीकल्चर होता था, लेकिन इसके बाद 1966 के बाद में साइंटिफिक तरीकों से बहुत सारे वैज्ञानिक विधियों से खेती बाड़ी होने लगी थी। एंड एक आता है इसमें पॉइंट, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी अब मशीनों का जो यूज ऑफ मशीनरी जो है इसके अंदर बढ़ गई थी। ट्रैक्टर वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह जो टूल्स इक्विपमेंट्स, इनका यूज होने लग गया था। तो ये होते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। और ये जितने भी टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए हैं ये किसके कारण हुए थे? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हुए थे। दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है जिनको लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ये क्या क्या हुए थे? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स, जैसे 1947 में जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेज ब्रिटिशर्स से, तो जो इंटरमीडिएट जो जमींदार लोग होते थे उनको उनको जो है अपने पद से हटा दिया गवर्नमेंट ने, देश की सरकार ने, और किसानों को ही जमीन का मालिक घोषित किया गया। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट कितना लेना है या नहीं लेना है, जो नियम बनाए गए रेंट के वो सरकार ने बनाए। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे, छोटी छोटी जमीन थी, उसको इकट्ठा करके एक साथ किया गया और चकबंदी की गई, यानी बहुत छोटे छोटे खेतों को मिला के बड़े बड़े खेत बनाए गए। सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट तय कर दी कि एक व्यक्ति अधिकतम अपने पास इतनी जमीन या लैंड होल्डिंग रख सकता है। अगर इससे ज्यादा होगी तो उसे सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और दूसरे किसानों को बांट देगी। ठीक है। देन कोऑपरेटिव फार्मिंग भी हुई। इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर बहुत सारे किसान मिलके अपना पैसा वगैरह लगा के, जो भी उनके पास पैसा अवेलेबल होता था वो अपना पैसा यूज करके, और लोन वगैरह नहीं लेना पड़ता उनको किसी और से, खुद का पैसा इकट्ठा करते हैं और जो भी कृषि का सामान होता है जैसे मशीनें हैं, टूल्स है, यूरिया वगैरह खरीदते हैं और धीरे धीरे आपस में पैसा को आपस में पेमेंट कर देते हैं। देन आते हैं जनरल रिफॉर्म, सामान्य सुधार में क्या क्या आता है? इरिगेशन फैसिलिटीज का सुधार हुआ, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग हुई है इतनी सारी, अभी 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। इकोनॉमिक जो प्लानिंग हुई है या जो 5 ईयर प्लान बने हैं, तो 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें बहुत इतने प्लान्स के अंदर इरिगेशन सिंचाई की सुविधाओं का काफ़ी विकास हो गया। अब हर जगह कुएं, ट्यूबवेल वगैरह है, पानी का कनेक्शन जो है और फव्वारा प्रणाली, ड्रिप सिस्टम वगैरह जो है इसमें काफ़ी विकसित हो गई है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, यानी जो क्रेडिट यानी लोन, लोन की सुविधाएं गांव में बैंक वगैरह खोल दिए गए हैं जो लोन देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। देन रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कोऑपरेटिव मार्केट्स खोले गए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए और रखने के लिए वहाँ पे सेफ्टी से। देन प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित कीमत, इसको भी तय किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट जो होती है एक मिनिमम तय करती है जिससे कम कीमत पे किसानों से उनकी प्रोडक्ट खरीदे नहीं जा सकते, एटलीस्ट इतना तो कीमत देनी ही पड़ेगी किसानों को। ठीक है दोस्तों मैंने ये समरी बताई है आपको। आने वाले वीडियो के अंदर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा विद सम डेटास। तो कुछ कमियां हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।